हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सही हो? बिल्कुल सही होना भी चाहिए। घर में रहो, सुरक्षित रहो। गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो बोलो सब सही है, क्योंकि जो बच्चे इस टाइम मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग। जो बच्चे शाम में इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए गुड इवनिंग। तो हर टाइम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आज हमारा जो सेशन है बच्चों, वो 12 क्लास पे बेस्ड है। कल 11 क्लास का सेशन था, तो हमने कुछ शेड्यूल इस तरीके से बनाया है कि ये इसमें ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 11 का सेशन चलेगा। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 12 का सेशन चलेगा। सॉरी, मैंने गलत बोल गया। इसमें 12 का सेशन चलेगा एंड एमडब्ल्यूएफ में 11 का सेशन चलेगा। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना। तो कल वेडनेसडे था, तो 11 का सेशन चला था। आज थर्सडे है, आज 12 का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 12 का सेशन। हेलो, बहुत अच्छे गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं 12 का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैट। बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली हम जिस पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो एक बात तो ध्यान में रखना बेटा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब 12 क्लास का जो भी सेशन है, 12 क्लास का कंप्लीट जो पार्ट है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर चार्ज रेस्ट पे है तो अपने अराउंड वो फील्ड क्रिएट करता है। इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। चार्ज अगर मोशन में आ जाए तो आपको पता है कि कहीं भी चार्ज अगर मोशन में, तो आप बोलते हो कि उस जगह से करंट पास हुई है। एंड एवरी करंट कैरिंग वायर कैरीज मैग्नेटिक फील्ड या क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये बात तो आपको पता है। मतलब चार्ज ही जो मोशन में आया, कभी तो हमने उसको करंट बोला। मतलब चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। क्लियर? और चार्ज जब एक्सेलरेटिंग मोशन में आ जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है। और ये पूरी की पूरी कहानी 12 क्लास में सिर्फ और सिर्फ चार्ज के इसी वेरिएशन पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? तो अभी फिलहाल हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट। क्लियर? अब आपको पता है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ है। ठीक, हम उस पर नहीं जा रहे। हम यहाँ पे सीधा कूलम्ब्स लॉ पे आते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ डील करता है द फोर्स बिटवीन द चार्जेस के ऊपर। मतलब चार्जेस कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो डील किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर मान लो कि दो चार्जेज हैं, एक Q1 और एक Q2, मुझे नहीं पता कि इनका नेचर क्या है। ठीक, आपको ये पता तो जरूरी है कि दो अगर चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर वो अपोजिट नेचर के हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इनको मिलाने वाली जो ये लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन के अलॉन्ग होता है। और ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेज। मतलब सेंट्रल फोर्सेज सिंस कि इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन देख रहे हो, अगर फोर्स का डायरेक्शन इसी लाइन के अलॉन्ग हुआ, अगर अट्रैक्टिव होगा तो अंदर की तरफ शो करोगे, अगर रिपल्सिव होगा तो बाहर की तरफ शो करोगे। तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स। ठीक, तो Q1 ने Q2 के ऊपर या Q2 ने Q1 के ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई किया होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से बिल्कुल सेम होगा। ये तो आप जानते हो कि जितना फोर्स ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस। देखो यहाँ मॉडुलस लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। डायरेक्शन को हम इनके नेचर के अनुसार हम डिसाइड कर ही लेंगे कि अगर वो सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे, अगर वो अपोजिट नेचर के हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात तो हमें पहले से पता है। ठीक, तो हम इसके डायरेक्शंस के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमेशा ध्यान में रखना बेटा कि ये जो रिलेशन है इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट साइज चार्जेस। मतलब पॉइंट साइज चार्जेस का कहने का सेंस मतलब क्या है? पॉइंट चार्जेस बोलो, एलिमेंट्री चार्जेस बोलो, एलिमेंट्री चार्जेस छोड़ो, ये पॉइंट चार्जेस समझो।
पॉइंट चार्जेस का सेंस ये हुआ कि इसकी जो साइज है एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम इग्नोरेबल है। ठीक, अगर ये 1 मिलीमीटर साइज का है, रेडियस का है, ठीक, और ये डिस्टेंस अगर 2 मीटर से ज्यादा है, तो आप इस डिस्टेंस के कंपेयर में इसके साइज को इग्नोर कर सकते हो। सो आप इसको बोलोगे कि ये एक पॉइंट चार्ज है। तो कुलम्स लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज। किसी बड़े चार्ज के लिए ये वैलिड नहीं होता, ठीक है, लेकिन बड़े चार्ज के लिए भी हम यूज करेंगे। बड़े चार्ज को बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का कॉम्बिनेशन मान के और हर पॉइंट चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे, वो हमारा आगे का पार्ट है, हम धीरे धीरे उसको समझेंगे। क्लियर? तो अभी सिर्फ ये बात किया जा रहा है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस किसी सेपरेशन आर पे रखी गई है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक, उसकी मैग्नीट्यूड उनके चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होगा विद मॉडुलस साइन। मॉडुलस क्यों लिखा? क्योंकि बच्चे ने अगर गलती से भी यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई किया, कोई चार्ज नेगेटिव होगा, तो बच्चों को हैबिट है कि चार्ज को नेगेटिव लिख देते हैं। ठीक, अगर गलती से लिख दिया कि ये मॉडुलस साइन उसे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और चार्ज की फोर्स की मैग्नीट्यूड भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर? इतनी बात तो हमें पता है, इसलिए यहाँ मॉडुलस साइन अप्लाई किया गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। याद करो, ऐसा कुछ लॉ तुमने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा कर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, आप जानते हो अच्छे तरीके से। ठीक, बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैट बहुत हद तक तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर से बहुत मैच करता है। बस दोनों में फर्क क्या है कि चार्जेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मासेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही अप्लाई करते हैं। समझ में आ गया? और दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करके, दोनों ही सेंट्रल फोर्सेज है। ये जो फोर्सेज जो आप निकाल रहे हो इस रिलेशन को यूज करके, वो क्या है? सेंट्रल फोर्स है। और आपको ये भी पता, आपने 11th क्लास में अगर पढ़ा होगा कि हर एक सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक, और कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो उसके कारण, आपको कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर पता है। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेज है जिसके कारण एक क्लोज लूप में हमेशा वर्क डन जीरो होता है और वर्क जो है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा होता है। ऐसे फोर्सेज को हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। और हमारी खुशकिस्मती ऐसी है कि जितने भी सेंट्रल फोर्सेज हैं वो सारे कंजर्वेटिव होते हैं। और अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है तो हर एक उस फोर्स के कारण वर्क डन के क्रॉस आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो। जैसे याद करो, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स था, तो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम का चीज पढ़ा था। स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स सेंट्रल फोर्स है, तो आपने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था उसके क्रॉस। और अब जब आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस फोर्स को क्या नाम देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो सिंपली, मतलब चार्जेस के कारण जो फोर्सेज आए हैं क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अगेन अ सेंट्रल फोर्स। so this force is also इस फोर्स के क्रॉस हम फिर से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बस ये लैटर पार्ट है, अभी फिलहाल उसकी डिस्कशन नहीं करनी अपन को, हम बस इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब जब फोर्स को यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 मॉडुलस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ऐसा अप्लाई कर देते हैं। किस वन इज द फोर्स कांस्टेंट? ये एक फोर्स कांस्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलो इसे। यहाँ पे अब सवाल है कि इतना डिफिकल्ट सा नाम क्यों आया? ठीक, और ये एप्सिलॉन नाम का चीज है क्या? तो इस एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अभी मैं कोई वैक्यूम नहीं ले रहा, अभी किसी भी मीडियम में, तो ये क्या बोला जाएगा? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। समझ में आ गया? अब ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो है उसको मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में ये चार्जेस रखे गए हैं। समझ में आ गया? एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। क्लियर। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट के बारे में लेकर डिस्कशन करेंगे तो फिर मैं यहाँ यूनिट लिखूंगा। क्लियर। अभी बस वैल्यू के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी। और कभी कभी इसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे पढ़ोगे, इसके बारे में सारा डिटेल है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए है बेटा। ठीक। अगर मीडियम चेंज करोगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो दो चार्जेस है इसको वैक्यूम में पहले रखा, मान लो कि 1 मीटर के सेपरेशन पे। ठीक। तो कुछ फोर्स एज्यूम करो, जस्ट कैसे ही एज्यूम, उन्होंने देखा कि इनके बीच में जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का है। मैंने जो एज्यूम किया है, नॉट एग्जैक्टली स्केल पे मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इन चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया तो ये चेक किया गया कि हर एक चार्ज दूसरे के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब उन्होंने इस कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स रखते हुए, कॉन्फ़िगरेशन फिक्स मतलब चार्जेस को चेंज नहीं करना, इनके बीच के सेपरेशन को चेंज नहीं करना, इसको उठाकर किसी अनदर मीडियम में रख दिया, लाइक वाटर। ठीक। कोई अनदर लिक्विड। ठीक। समझ में आ गया। ग्लास, एनीथिंग। ठीक। कहीं भी रखा गया तो ये देखा गया कि जो फोर्स इनके बीच में लग रहा था 10 न्यूटन, वो अब फोर्स जो है वो 10 न्यूटन से घट गया है, डिक्रीज हो गया है। समझ में आ गया। तो साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आ गई कि अरे इसका मतलब कि ये जो लॉ है ये पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए वैलिड है। मतलब हम इसको अगर अगर वैक्यूम में लिखेंगे तो ये जो कांस्टेंट है ये सिर्फ वैक्यूम के लिए वैलिड है। क्लियर। क्योंकि इस कांस्टेंट अगर आपने इस सिस्टम को किसी अगर मीडियम में रख दिया तो उस कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया। इसीलिए उसको एप्सिलॉन टर्म यहाँ पे किया गया। एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक। रफ लैंग्वेज में मैं इसके बारे में आपसे डिस्कशन करूं तो रफ लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। जितना फ्रीली हम एयर में चल पाते हैं रोड के ऊपर, क्या उतना फ्रीली आप किसी स्मूथ सरफेस पे चल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या उतना फ्रीली आप वाटर के अंदर चल पाते हो? क्या उतना फ्रीली आप सैंड में चल पाते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, उसकी रेजिस्टेंस एबिलिटी इंक्रीज हो गई। मतलब वो अब आपको अपोज कर रहा है। हर एक मीडियम आपको एक स्पेशल परमिशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं भाई आप इतना ही अमाउंट का फोर्स लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात। सो ये उसी की मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। समझ में आया परमिटिविटी का सेंस क्यों यूज किया गया? मतलब हर एक मीडियम एक स्पेशल परमिशन प्रोवाइड करती है, या फिर दूसरे तरीके से बोलो हर एक मीडियम एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है। द मेजरमेंट ऑफ दैट रेजिस्टेंस इज नेम्ड एज परमिटिविटी। ठीक। तो अगर वाटर में है तो दिस वन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द वाटर। अगर वैक्यूम है तो परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तो ये और ये सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है जिसकी वैल्यू ये फिक्स्ड है। समझ में आ गया। सो एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या है। समझ में आ गया। इसलिए इसको यहाँ पे लिखा जाता है। अक्सर जो तुम्हारे टीचर्स होंगे वो इसके बारे में डिस्कशन ना करके सीधा एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं। वो पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि ये सिस्टम वैक्यूम में ही रखी गई है। बट जरूरी तो नहीं है बेटा कि उसको वैक्यूम में ही रखी जाए, वो तो किसी भी मीडियम में रखी जा सकती है। तो जब किसी भी मीडियम में रखी जा सकती है तो रिलेशन आपका जो एक्यूरेट जो रिलेशन है वो ये आएगा। क्लियर। इतनी बातें समझ में आ गई है आपको? एप्सिलॉन का सेंस समझ में आ रहा है? मतलब एक तरीके से ये समझना, एप्सिलॉन का सिंपल एक रफ मीनिंग समझो। परमिटिविटी का सेंस ये है कि हर एक मीडियम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने की परमिशन प्रोवाइड करती है। उसी के मेजरमेंट को हम लोग परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोलते हैं। समझ में आ गया। और वो मीडियम टू मीडियम चेंज हो सकती है। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट किसको बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ठीक। और ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली है क्या? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे लिखोगे ना, ये देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को नीचे लेकर आ गए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू साइंटिफिकली हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर। और देखो ये एप्सिलॉन आर जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये साइंटिफिकली कैलकुलेट किया जाता है। मीडियम टू मीडियम अलग होता है तो वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर अस। ठीक। तो हमें इसका ध्यान नहीं रखना है। हम बस इतना, अगर मान लो
इफ मीडियम इज वैक्यूम, अगर मीडियम वैक्यूम हो जाए तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट सेम हो जाएगा। अच्छा, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब मीडियम तो वैक्यूम है, मतलब ये क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम था ही कि ये दोनों इक्वल हो गए। तो ऐसे केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। समझ में आ गया? सो फॉर वैक्यूम रिलेटिव परमिटिविटी इज 1, ऑलवेज कीप इन माइंड। समझ में आ गया? तो किसी भी वैक्यूम के लिए तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो 1 होता है। एक बार जरा नोट कर लो इसको अच्छे तरीके से। लिख लिया आपने? चलो अब देखो, इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई कि वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 1 होती है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम। क्लियर? अच्छा, एयर के लिए भी कैलकुलेट किया गया कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ अप्रोक्सीमेट में 1 आता है, 1.002 शायद ऐसा ही आता है। क्लियर? आप अप्रोक्सीमेट में उसे 1 मान सकते हो। तो एयर के लिए भी ये है। तो जब भी मीडियम एयर या वैक्यूम हो उस समय जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर। यही होता है ना किसी भी मीडियम में दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन आर तो 1 हो गया, तो ये कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो गया फोर्स इन वैक्यूम। और ये क्या है बेटा? ये फोर्स इन मीडियम है, किसी भी मीडियम है। यहाँ जब एप्सिलॉन आर लिख दिया तो ये हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, इन दोनों को मान लो कि मैं डिवाइड कर दूं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो पूरा टर्म है यहाँ से ये पूरा जो टर्म देख रहे हो ये तो एफ है ना? सो इसका मतलब फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई एप्सिलॉन आर। ठीक, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा और इक्वल टू 1 होगा। 1 के इक्वल किस मीडियम के लिए होगा भाई? जिस मीडियम में वैक्यूम है। ठीक, मतलब मीडियम अगर वैक्यूम है या एयर है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 के इक्वल, वरना किसी भी अनदर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा। ऐसा क्यों? यहाँ देखो, एप्सिलॉन आर कितना हो गया? फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम। समझ में आ गई बात? मतलब मैंने आपको क्या बोला कि साइंटिफिकली ये देखा गया कि किसी भी मीडियम में अगर चार्ज उस सिस्टम को रखा जाए तो फोर्स डिक्रीज कर जाना है एज कंपेयर टू वैक्यूम। मतलब सबसे ज्यादा फोर्स वैक्यूम में, उससे कम किसी भी मीडियम में। सो फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम इज आल्सो कॉल्ड एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ गया? मतलब किस फैक्टर से फोर्स वैक्यूम के कंपेयर में डिक्रीज हो गया है किसी भी मीडियम में, दैट फैक्टर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ गया कहने का सेंस? कि अगर मान लो कि ऐसा बोला जाए कि वैक्यूम में फोर्स था 10 न्यूटन और वाटर में फोर्स है 5 न्यूटन, तो बताओ रिलेटिव परमिटिविटी कितना है? तो 2। कितने से? आधा हो गया ना, सीधा 10 से 5 हो गया, मतलब हाफ से गया ये। क्लियर? तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो जाएगी? 2। समझ में आ गई बात? तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो गई? 2। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ये बताया कि यही होता है, मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल दिया है। वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी साइंटिफिकली कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप एनसीईआरटी की बुक में ये गिवन होगा, उसे देख लेना, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? क्योंकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो अगर ऐसे वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी तो ये वैल्यू दी जाएगी आपको। ठीक, इसलिए कोई भी चीज रखना नहीं है आपको, बस ध्यान में क्या रखना है कि वैक्यूम के लिए या एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, बस इतना ध्यान में रखो। बाकी किसी भी मीडियम के लिए 1 से ज्यादा होता है। क्लियर? इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। सो सवाल ये है कि जो इतना कुछ हमने अभी समझा है, ये जो भी हमने यहाँ पे देखा है, ये बात समझ में आ गई है मेरे अंदाजे से सब किसी को? क्लियर है? तो ये जो न्यूटन कुलम्ब्स लॉ है वो एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए वैलिड है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसे अभी आपने देखा कि अगर ये चार्जेज हैं, दो चार्जेज Q1 Q2 किसी भी आर सेपरेशन पे रखी गई है, ये अगर सेपरेशन आर इनके बीच का है और ये मीडियम की एप्सिलॉन आर हमें पता है, तो फोर्स
या फिर ऐसे मान लो कि ये एप्सिलॉन आर अगर 1 है मतलब ये वैक्यूम हो गया, तो फोर्स इन वैक्यूम कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। अगर सेम सिस्टम को किसी अनदर मीडियम में रख दिया जाए Q1 और Q2 को, इसकी एप्सिलॉन आर गिवन है, तो ये जो फोर्स होगा किसी भी मीडियम में वो ये जो वैक्यूम है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर हो जाएगा। क्लियर? या फिर सिंपली फॉर्मूला आप लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? तो फोर्स इन जो मीडियम है वो ये आ गया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गया कि ये वैक्यूम में इतना फोर्स लग रहा होगा, और सेम सिस्टम को अगर आपने किसी अनदर मीडियम में रख दिया जिसकी एप्सिलॉन आर हमें पता है, तो उसमें जो फोर्स है वो इतना है। क्लियर? तो ये बात तो आपको क्लियर है कि फोर्स इन मीडियम जो होगा वो फोर्स इन वैक्यूम के कंपेयर में हमेशा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से ज्यादा होना है। समझ में आ गई बात? इतना। अब सवाल ये है कि ये जो दोनों चार्जेस थे ये किसी एक मीडियम जिसकी एप्सिलॉन आर गिवन थी उसमें रखे गए, ये दोनों वैक्यूम में रखी गई। क्या कूलम्ब्स लॉ आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो जब चार्जेस दो अलग अलग मीडियम में रखे जाए, लाइक दिस? जैसे यहाँ देखो, ये मान लो कि Q1 है, ये क्या है Q2 है। मैंने मान लिया कि ये दूसरा, ये जो डिस्टेंस D1 है जो कि एयर में है, ठीक, और ये जो डिस्टेंस है D2 जो कि किसी मीडियम में रखा गया जिसकी एप्सिलॉन आर हमें पता है, दो अलग अलग मीडियम्स में। ठीक, तो अब बताओ इस केस में फोर्स को कैसे लिखा जाए? देखो किसी भी मीडियम में था तो फोर्स हमने ऐसे डायरेक्टली रख दिया, लेकिन देखो यहाँ ध्यान से, ये दोनों चार्जेस एक ही मीडियम में है, यहाँ पे दोनों चार्जेस वैक्यूम में है, तभी तो हमने ये फोर्स लिखा है। अब सवाल यहाँ पे है कि अगर एक चार्ज एयर में है या वैक्यूम में है और दूसरा किसी अनदर मीडियम में है, तो फोर्स कैसे लिखी जाए? ठीक, तो क्या ये रिलेशन ऐसे ही वैलिड होगा? क्या हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर पाएंगे? कि बहुत सारे सवाल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के केस में हमने ये तो देखा कि दोनों चार्जेस सेम मीडियम में हो तो हम ये फोर्स अप्लाई कर पाते हैं। तो क्या दो चार्जेस अलग अलग मीडियम में हो तो वो अपने ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे? भाई करेंगे तो जरूरी। क्लियर? क्योंकि चार्जेज हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम में रखो, फोर्स तो वो अप्लाई करेगा ही करेगा, उसकी प्रॉपर्टी है ये। ठीक, समझ में आ गया? अब सवाल ये है कि कितना फोर्स अप्लाई करेगा और उस फोर्स को किस तरीके से लिखा जाएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कैसे करें? सोचो कि जरा, एक बार सोचो बढ़िया से। कुछ दिमाग में आ रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है भाई? नहीं आ रहा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको करके देखते हैं। ये जो इक्वेशन लिखा था हमने बेटा, बहुत ध्यान से देखो तो, ये जो इक्वेशन हमने जो लिखा था, सॉरी मैंने गायब कर दिया, एफ बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये लिखा था वैक्यूम में। और कोई भी अनदर जो मीडियम है उसमें हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये लिखा था हमने, ये लिखा था ना किसी भी मीडियम में। अब जरा सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझोगे। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई पाप तो नहीं हुआ मेरे से? बहुत ध्यान से देखो, ये और ये तो सेम बात है। देखो रूट ऑफ एप्सिलॉन आर का स्क्वायर फिर से एप्सिलॉन आर हो जाएगा, और ये रिलेशन बिल्कुल सेम है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर रिजल्ट तुम्हारे सामने आया, वो ये आया कि ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर मैं ये, थोड़ा सा सोचो, अगर मैं ये डायग्राम तुम्हारे सामने नहीं देता और तुमसे पूछता कि ये जो फोर्सेस जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो इक्वेशन जो दिख रहा है, इसको एक बार रिलेट करो, तो एक बार एक बढ़िया से सेंटेंस बनाओ कि इसके रिगार्डिंग, तो तुम क्या बोलते? कि दो चार्जेस है हमारे पास Q1 Q2, जिसको यहाँ पे जैसे कि मैं दिखा एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो तुमने देखो अच्छा ये तो दोनों चार्जेस वैक्यूम में है और उनके बीच का सेपरेशन कितना है, रूट एप्सिलॉन आर इंटू आर।
ये तुरंत बात दिमाग में आ जाती है तुम्हारे। ठीक, अगर मैं ये डायग्राम तुम्हारे सामने नहीं देता और तुमसे पूछता कि इस इक्वेशन को देखकर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ कि चार्जेस की मतलब क्या खूबियां हैं वो बताओ, तो आप बोलते कि Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं, ठीक, जिसको इतने सेपरेशन पे वैक्यूम में रखी गई है, बोलते ना आप ये बात। तो इसका सेंस है, चलो इसको मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ। इसका मतलब कि जो ये आर जो डिस्टेंस था किसी भी मीडियम में, ये जो आर डिस्टेंस किसी भी मीडियम में है, हम उसको ये समझ सकते हैं कि वैक्यूम में रूट एप्सिलॉन आर इंटू आर डिस्टेंस के बराबर है वो। मतलब किसी भी मीडियम को आप वैक्यूम की तरह यूज कर सकते हो, बस करना क्या है, उस सेपरेशन जो सेपरेशन यहाँ गिवन है उसको रूट ऑफ एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो वही बात है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाली इक्वेशन कहता तो आप बोलते कि अच्छा Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, एक मीडियम में रखी गई है जिसकी एप्सिलॉन आर है, आर सेपरेशन पे रखी गई है, और इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब आप क्या बोल रहे हो कि ये Q1 Q2 दो चार्जेस है जो कि वैक्यूम में रखी गई है, उनके बीच का सेपरेशन ये है, मतलब ये टू थिंग्स आर सिमिलर, है ना, एक जैसे हैं। इसका मतलब कि वैक्यूम को सॉरी किसी भी मीडियम को हम वैक्यूम बना सकते हैं, बस करना क्या होगा कि उनके बीच का जो ये आर जो सेपरेशन था उसको रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करके जाए, बस अपना काम हो जाएगा। मतलब दुनिया का हर एक मीडियम आप वैक्यूम की तरह यूज कर सकते हो मैथमेटिकली, याद रखना रियल लाइफ में नहीं हो सकता ऐसा, मैथमेटिकली हम बात कर रहे हैं। मतलब दुनिया के किसी भी मीडियम को आप एयर या वैक्यूम की तरह यूज कर सकते हो, बस करना क्या होगा कि जो दो चार्जेस जो आपने किसी भी मीडियम में रखा है उनके बीच का सेपरेशन जो भी है उसको उसके रूट ऑफ एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करके जाए, बस अपना काम हो जाएगा। तो जैसे ही इतनी बात समझ में आई, ठीक, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर देता हूं, सेपरेशन आर इन एनी मीडियम is equivalent to root of epsilon r into r in vacuum। समझ में आ गया? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हर मीडियम को मैथमेटिकली मैं वैक्यूम की तरह यूज कर सकता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें, जनरली बुक्स में ये नजर नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखना। मतलब किसी भी मीडियम को हम वैक्यूम की तरह यूज कर सकते हैं, बस हमें करना क्या है कि जो भी चार्जेस के बीच का सेपरेशन गिवन है उसको चुपचाप रूट एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दो एंड यूज कर लो वैक्यूम का रिलेशन। ठीक है, तो चलो अब इसको करके देखते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, अब कि नहीं, ठीक, तो ये हो गया गिवन डिस्टेंस, ये हो गया Q1, ये गिवन सेपरेशन हो गया किसमें, एयर में। लेकिन जो नीचे वाली जो पार्ट थी, ये जो पार्ट जो देख रहे हो, ये जो D2 है, ये D2 को किसी भी अनदर मीडियम में था तो मैं इसको चुपचाप ऐसे रूट एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये एयर या वैक्यूम बन जाएगा। अब हमारे पास देखो ऊपर भी एयर नीचे भी एयर, ठीक, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन गिवन प्लस रूट एप्सिलॉन आर इंटू D2। अब वैक्यूम का इक्वेशन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, D1 प्लस रूट ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू D2 इस पूरे का स्क्वायर। बस हो गया, अपना काम हो गया। समझ में आया? देखो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, ठीक, लेकिन कूलम्ब्स लॉ यूज करके आप प्रॉपरली जो है थोड़ा दिमाग लगाओगे तब जाकर ये बनेगा। अब से ध्यान में रहेगा कि कोई भी मीडियम आपके पास गिवन हो, आप उसको वैक्यूम की तरफ उसमें वैक्यूम का रिलेशन यूज करना चाहते हो, तो चुपचाप दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन को उसके रिलेटिव परमिटिविटी के रूप से मल्टीप्लाई कर लो, वो वैक्यूम की तरह हो गया। अब वैक्यूम का फॉर्मूला यूज कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखो बहुत इंटरेस्टिंग था ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ध्यान नहीं इस बात का। क्लियर है बच्चों? नोट कर लो एक बार अच्छे से, ये बढ़िया सवाल है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो। ठीक हो गया, नोट कर लिया आपने? अब जैसे देखो, तो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक,
जनरल क्वेश्चंस तो आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, आप उसे कर सकते हो। मैं कुछ अलग हट के क्वेश्चंस करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अपने पास दो चार्जेज हैं, बहुत ध्यान से समझना। दो चार्जेज हैं, एक है -8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, एक है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, यहाँ पे दो चार्जेज हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कुछ 20 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि वेयर शुड, आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन कि वेयर शुड a third charge be placed such that it doesn't experience any net force। मतलब कहाँ पे आप तीसरे चार्ज को, और तीसरे चार्ज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको कुछ भी चॉइस कर लो, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सिर्फ ये पूछा गया है कि आखिर किस जगह पे उस तीसरे चार्ज को प्लेस करोगे ताकि उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेज जीरो हो जाए। तो सवाल ये है कि दो ही कंडीशन पॉसिबल है नेट फोर्स जीरो होने का, या तो कोई फोर्स ना लगे, या फिर अगर लगे तो इक्वल एंड अपोजिट लगे। और समझ में आ गई बात? मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, इक्वल मैग्नीट्यूड का हो। ये बातें, कुछ बातें जो है दिमाग में हमेशा अच्छे से बिठा के रखना कि नेट फोर्स जीरो होने का ये क्राइटेरिया होता है, ठीक, और इसको अपने को फुलफिल करना है। अब सोचो कि मान लो कि एक बच्चे ने उसको यहाँ प्लेस कर दिया, जस्ट एक स्पेस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे प्लेस किया जाए। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि वो जो क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज आखिर है कैसा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस टाइप का नेचर है उसका, ये तो अपने को समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो कोई एक एज्यूम कर लो, चलो पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं, ठीक, समझ में आ गया। या पॉजिटिव जनरली लोग यूज करता है तो नेगेटिव कंसीडर कर ले, ठीक, जैसा चॉइस हो ना। चलो पॉजिटिव मैं कंसीडर कर रहा हूँ, नेगेटिव आप कंसीडर करके घर पे देखोगे। क्लियर? तो उसकी वैल्यू को मैं क्यू ले लेता हूँ कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मान लो यहाँ पे रख दिया। अब सवाल ये पूछा गया है कि इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, तो जरा फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, कोई ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, सबसे पहले तो इनको मिला दो ऐसे लाइन से कि ये जो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये हो गई फोर्स। क्लियर है ना? दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस वन इज द फोर्स अप्लाइड बाय नेगेटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके कारण देखो, अगर मैं इसको ऐसे मैच कर दूं तो ये पॉजिटिव तो ये को इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ये। तो दुनिया की कोई भी ताकत इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो तभी होता है जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हो। और देख के तुम्हें लग रहा है इक्वल हो या ना हो, अपोजिट तो है ही नहीं, तो फोर्स तो जीरो, नेट फोर्स तो जीरो होगा ही नहीं है। इनका जो सम होगा वो कैसा निकलेगा, कुछ इस तरीके से। ये हो गया इसका रिजल्टेंट। तो जिस तरीके से इसके ऊपर आप प्लेस नहीं कर सकते, इसके नीचे भी आप प्लेस नहीं कर सकते। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे इसको बीच में रख देते हैं, कहीं इसके बीच में कहीं भी रख देते हैं। चलो रख के देखते हैं, ठीक, मान लो कि कहीं यहाँ पे रखा। क्लियर? अब सोचो ये पॉजिटिव है, याद रखना, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। ये नेगेटिव चार्ज इस यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो देखो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम आ गया, समझ में आ गया? क्लियर? मुझे नहीं पता कि ये सिमिलर मैग्नीट्यूड के हैं या नहीं है, ठीक, अगर होंगे भी तब भी वो सेम डायरेक्शन में है। तो जब फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाए तो वो कभी कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। ना हम ऊपर प्लेस कर सकते, सिमिलरली ना नीचे प्लेस कर सकते, ना ही इनके बीच में कहीं रख सकते हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन रह गया है वो ये रह गया है कि या तो इस तरफ हो या इस तरफ हो। क्लियर? तो मान लो कि यहाँ पे प्लेस किया गया, समझ लो, ठीक। अब सोचो प्लस क्यू को तुमने यहाँ पे रखा, हम बस चॉइस कर रहे हैं कि वो पोजीशन क्या है। अब एक बार चॉइस हमारा सही बैठ जाएगा फिर तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेंगे, ठीक। तो यहाँ प्लस क्यू, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है इसे, ये भी पॉजिटिव है तो उसको रिपेल कर रहा होगा। एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ बनती है, देख लो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। क्लियर? ये फोर्स किसके कारण है, नेगेटिव चार्ज के कारण, और ये फोर्स किसकी वजह से है,
पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो एक ऑप्शन तो बनता है, लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि नेट फोर्स जीरो तभी होता है जब फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो। तो सोचो तो जरा, अगर आप एक चार्ज होते और आप एक बड़े वाले मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के करीब होते, तो बड़े वाला जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, एक तो इससे डिस्टेंस कम है और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इसका मतलब इसके कारण जो फोर्स होगा वो काफी पावरफुल होगा। भले ही डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इसके कारण जो फोर्स होगा वो काफी पावरफुल अमाउंट का होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्लियर? और इससे जो डिस्टेंस है वो कम है। तो आपने पढ़ा ना कूलम्ब्स लॉ में कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। मतलब आर जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स की वैल्यू उतनी ही होगी। और वो ये दोनों कंडीशन इसके लिए फेवरेबल है। देखो यहाँ पे चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा, डिस्टेंस कम, तो ओवरऑल इसके कारण जो फोर्स हो गया वो काफी ज्यादा बढ़ गया। और इसके कारण देखो, एक तो बेचारे की चार्ज कम और इससे डिस्टेंस भी ज्यादा तुमने कर दिया। इसका मतलब क्या कि फोर्स की मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे चार्ज के कम होने के कारण डिक्रीज हुई ही, डिस्टेंस बढ़ा देने से और डिक्रीज हो गई। समझ में आ गया? मतलब इसके कारण जो फोर्स होगा वो काफी छोटे अमाउंट का होगा, इसके कारण जो फोर्स होगा काफी हायर अमाउंट का होगा। तो भले ही अपोजिट होने हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तो इसलिए ये भी चॉइस जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये गलत चॉइस है, ये भी गलत चॉइस, इधर भी गलत चॉइस, ये भी गलत चॉइस। ठीक, तो अब एक ही ऑप्शन हमारे पास रह गया है, वो है कहीं यहाँ पे। ठीक, तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप हमेशा चार्ज को नियरर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज प्लेस करना। जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है उसके पास ही उसको रखना। क्लियर है? अब दो एक और बात आपने ध्यान में देखा कि अगर ये दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो इसके करीब तो रखना है, बट इसके बीच में नहीं रखना है, इससे दूर रखना है। समझ में आ गया? और अगर ये सिमिलर नेचर के होते तो वो इधर पॉइंट ना होके इसके बीच में होता। ठीक, बस इसके करीब होता। बात समझ में आ गई? ठीक, इतना जरा ध्यान में रखना। तो इस पर्टिकुलर केस में ये पोजीशन है। अब मैं इसको मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है, जो कि अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये अपने को निकालना है। क्या ये पूरी की पूरी, देखो हमने इसकी पूरी पीएचडी कर ली, हर एक चीज इसके बारे में समझ लिया कि कहाँ प्लेस करने से क्या अफेक्ट होने वाला है। ठीक, बहुत अच्छे से समझना है इसको। तो एक्स हो गया। अब देखो, अच्छा यहाँ रखने से फायदा क्या हुआ बेटा? देखो, एक तो इसकी चार्ज की वैल्यू कम है तो डिस्टेंस कम कर दिया। तो भले ही चार्ज कम है तो फोर्स घटा, लेकिन डिस्टेंस कम करके फोर्स को बढ़ा दिया। अब इसको देखो, इसमें चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स बढ़ा, लेकिन इससे डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स घट गया। तो एक घट के और एक बढ़ के बिल्कुल सेम लेवल पे आ गए। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव इस डायरेक्शन में, और इसके कारण रिपल्सिव। तो गिव्स वन गिव टू पॉजिटिव चार्ज, गिव्स वन गिव टू नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। देखो मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन को ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है, सॉरी अपोजिट हो चुका है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसके कारण बताओ कि इस पे चार्ज देखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये पॉजिटिव के कारण था ना, वो ये है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻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 ⁻
ऊपर, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन x माना है आपने, इक्वल टू k किसने अप्लाई किया, मैग्नीट्यूड लेना है, इतना किस पे लगा, q पे, उनके बीच का सेपरेशन यहाँ से उसकी दूरी कितनी है 20 प्लस एक्स, तो ये कितना आ गया 20 प्लस एक्स का स्क्वायर 6, कुछ कटा, हाँ भाई ये गायब हो गया, ये भी गायब, 2 4 जा 10⁻6 भी गायब, ये 4 आ गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/20 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर। देखो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बच्चे क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, कर सकते हैं कोई बुराई नहीं है, बट ऐसे ज्यादा आसान होगा। क्लियर? तो अगर अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो आप इस दोनों की तरफ से स्क्वायर को जब आप हटाओगे तो आप हमेशा प्लस माइनस साइन यूज करोगे, और बायो वाले बच्चों के लिए माफी है, आप स्क्वायर हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो आप इसको जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको मैं ध्यान में रख के ऐसे करता हूँ, बायो वाले बच्चे भी इस तरीके को हमेशा यूज करें, ज्यादा बेहतर है। तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू प्लस माइनस 2x। अब एक बार अगर प्लस साइन यूज करोगे तो x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई।
अगर माइनस यूज करोगे तो कितना आ जाएगा, -20/3। अच्छा, एक्स को सेपरेशन था, वो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसको हटा दो, तो किस वन इज द पोजीशन। क्लियर है यहाँ पे। इतने डिस्टेंस पे आपको चार्ज को रखना पड़ेगा इससे, ताकि ये दोनों फोर्सेस सेम हो जाए और उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स ना लगे। क्लियर है। देख लो यहाँ पे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक, अब हमको सब कुछ समझ में आ गया। अब जैसे मान लो कि एक, देखो यहाँ पे क्या क्या समझ में आया। एक तो आपको चार्ज को कभी भी इक्विलिब्रियम देखना हो तो आप चार्ज को हमेशा नियरर टू द स्मॉलर वन रखोगे। क्लियर। अगर ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तब तो ये पॉइंट इसके बीच में होगा कहीं, ठीक, बट इसके करीब होगा। और अगर ये अपोजिट नेचर के हैं तो ये बाहर की तरफ आया है, ठीक। लेकिन एक अननोन चार्ज के इक्विलिब्रियम से सिर्फ और सिर्फ हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अननोन चार्ज को प्लेस कहाँ पे किया गया है, क्योंकि ये तो हमने माना था कि इसको पॉजिटिव ले लिया है, बट एक्चुअल में ये चार्ज होगा कैसा। अगर तुमसे कभी पूछ किया जाए कि इस चार्ज का नेचर एंड मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसकी इक्विलिब्रियम अगर गिवन होगी तो आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में है ही, बाकी सारे चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो जैसे ही आएगा हम क्या करेंगे, उस चार्ज का नेचर एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही हम कंसीडर कर पाएंगे, ठीक। जैसे कि अगर मान लो ये को नोट कर लिया है सबने, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये हो गया कि बाकी ये सब कुछ मैं हटा रहा हूँ, इनकी जरूरत तो है नहीं, ये तो आप समझ चुके हो, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आ गई है। अब आपसे ये पूछा गया है कि क्वेश्चन ये पहला था, दूसरा क्वेश्चन ये है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन equilibrium, so find nature and magnitude of an unknown charge। जो अननोन चार्ज हमने कंसिडर किया है उसका नेचर एंड मैग्नीट्यूड कितना हो ये निकालने को बोला गया, ठीक है। तो देखो इसके इक्विलिब्रियम से हमने ये फाइंड कर लिया था पहले क्वेश्चन में कि ये जो होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई थी। अब इनमें से कोई भी एक अनदर चार्ज ले लो जिससे जिसके इक्विलिब्रियम को हम टेस्ट कर सके, ठीक है। कुछ जरा कोई सा भी एक चार्ज ले लो जो जी चाहे, ठीक, जो मन करे उसको ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी ले सकते हो, ठीक। क्या इसको ले लूं मैं या इसको ले लूं, जिसको बोलोगे उसी को कंसीडर करके हम काम कर लेंगे, सब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। चलो बच्चे अक्सर बोलेंगे कि अच्छा ये पॉजिटिव है इसलिए सर ने ले लिया, आसान बना लिया, नहीं चलो ठीक है तुम्हारे अनुसार मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना ये नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक। अब सोचो इसके नेचर के बारे में डिसाइड करना है, तो पहले नेचर देख लेते हैं। अच्छा ये देखो ये इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, जीरो। अब जीरो कैसे होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो पहले फोर्स का डायरेक्शन को देख ले, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एक फोर्स और इसके ऊपर होना चाहिए जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक, इस डायरेक्शन में हो, तभी तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे। समझ में आ गई बात। अब वो कैसे कैंसिल करेंगे ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया ना, ये फोर्स किसने अप्लाई किया है, इस चार्ज में, और ये फोर्स कौन अप्लाई करेगा, तो डेफिनेटली ये। अब सोचो तो जरा कि क्यों यहाँ रखा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, मतलब इसने इसको रिपेल किया है। अब रिपेल तो तभी होता है ना जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के हों, इसका मतलब कि ये नेगेटिव नेचर का है तो ये भी नेगेटिव नेचर का ही होगा। समझ में आ गया। और हमने को पॉजिटिव नेचर मान के सारा काम कर लिया था, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला था कि आप दोनों में से कोई एक ले लो, उसके इक्विलिब्रियम से आप उसके नेचर और मैग्नीट्यूड के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उससे जस्ट पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो किसी अनदर चार्ज का इक्विलिब्रियम हमने कंसीडर किया तो हमने उसके नेचर के बारे में बता दिया, इसका मतलब Q इज लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, ठीक। ये बात तो समझ में आ गई। सवाल ये है कि भाई मैग्नीट्यूड कितना है, तो ऐसे भी तुम्हें पता है, देखो ये 20 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर है ना, क्लियर है यहाँ पे। तो डेफिनेटली जो चार्ज ये होगा वही चार्ज यहाँ पे होगा। खैर ये तो मैंने बोला, हम इसको मैथमेटिकली करके देखते हैं, ध्यान से देखो।
अब इसके ऊपर फोर्स, ये फोर्स किसने लगाया, पॉजिटिव चार्ज ने, और ये फोर्स किसने लगाया, क्यू ने। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल करो, तो ये कितना हो जाएगा कि इस पे फोर्स लगा, इसकी मैग्नीट्यूड इतनी मल्टीप्लाइड बाई चार्ज डिवाइडेड बाई ये टोटल सेपरेशन देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 + 20 40 सेंटीमीटर इस पूरे का स्क्वायर। अब सोच रहे होगे कि इसको मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ भी सेंटीमीटर आ रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाना है, तो काय को चेंज करना, ठीक, इज इक्वल टू। अब ये किसने अप्लाई किया कि 2 × 10⁻⁻6 किस पे अप्लाई हुआ, तो 8 × 10⁻⁻6 कितना डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया। जरा करके देखो, ये पूरी कहानी कैंसिल हो गई ना, क्लियर। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, ये 20 का स्क्वायर है, ये 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ 4 रह जाएगा भाई, यहाँ तो 4 रह जाएगा ना, यहाँ के भी कैंसिल हो गया, क्लियर। तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू की मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, ये 4 रह गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 8 × 10⁻⁻6 ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है बेटा, क्लियर। और चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा -8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 कूलम चार्ज, दिस वन इज द आंसर, क्लियर है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, इसका मतलब कि अननोन चार्ज के इक्विलिब्रियम से सिर्फ हम पोजीशन कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और किसी अनदर चार्ज के इक्विलिब्रियम से हम उसके नेचर एंड मैग्नीट्यूड के बारे में डिसीजन ले पा रहे हैं। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक, एक अच्छे लेवल से सवाल है, जो कि कूलम्स लॉ के बारे में ओवरऑल डिस्कशन आपके सामने ये कर रहा है, ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको। चल हो गया, नोट कर लिया आपने। अब जैसे देखो छोटे क्वेश्चन जो है इसके ऊपर कूलम्स लॉ के ऊपर बनते हैं, ठीक, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे, ये तो बेसिकली आप जानते हो अच्छे तरीके से, कि मान लो कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस रखे गए हैं, 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस रखे गए, क्यू क्यू मान लो क्यू है, ठीक है ना, तीनों सेम नेचर के, साइड लेंथ ए गिवन है तीनों का, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब किसी भी एक कॉर्नर पे फोर्स निकालना है, तो सोचो जरा, देखो इतना को आपको पता ही है। अब देखो अगर इस कॉर्नर पे निकालना है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन मैंने क्या बताया, सेंट्रल फोर्स है, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलॉन्ग रिपल्सिव है, तो इस डायरेक्शन में वैल्यू कितनी हो जाएगी, किस फोर्स के मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू चार्जेज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन कितना है ए स्क्वायर। इसने फोर्स इसके ऊपर लगाया, तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर को, ये फोर्स कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गया, ये देखो दोनों फोर्सेस सेम है, तो रिजल्टेंट देखो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, याद है आपको पैरेललोग्राम लॉ, ये हो गया रिजल्टेंट किसका, क्लियर है। अब सोचो ये वो पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड इक्वल है, देख रहे हो, ये के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये भी के क्यू बाई ए स्क्वायर, इन दोनों की इसके बराबर का ये, इसके बराबर का ये, मतलब ये पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल है, तो जो डायगोनल होगा एग्जैक्टली इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो 60 था इसलिए मैंने 30 बोला, ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में तुम इसे बोल गया ना कि 30 ही होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ऐसा है जिसके चारों साइड इक्वल है, दैट्स व्हाई डायगोनल जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर। अब रिजल्टिंग कितना हो जाएगा, ये जो नेट फोर्स है ये आपको अच्छे से पता है, आगे दो वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं हम लोग, याद करो तो, दो वेक्टर अगर किसी भी थीटा एंगल पे है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो देखो पहला वेक्टर एफ है, दूसरा वेक्टर भी एफ है, पहला वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वेक्टर इनटू cos 60 डिग्री, क्योंकि दोनों ही एफ है इसलिए मैंने दोनों को एफ ले लिया है। तो देखो 2f स्क्वायर cos 60 कितना होता है हाफ, 2 और 2 कैंसिल हो गया, एफ स्क्वायर रह गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 3f स्क्वायर का रूट कितना हो गया, रूट 3 इंटू एफ, ये कितना हो गया, रूट 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या लिख देंगे ए स्क्वायर, दैट इज करेक्ट फोर्स, ठीक। और कितने एंगल पे है, 30 एंगल पे इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर मान लो कि ये फोर्स इस पे निकालना होता तो कैसे लिखते, अब ये फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये अप्लाई करेगा इसके ऊपर, वो कितना, अगेन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो अगेन दोनों फोर्सेस सेम आ गए, मैग्नीट्यूड इनका सेम आ गया,
फिर से वही लॉ यहाँ देख रहा हूँ, ये हो गया रिजल्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फिर से ये 60 है, ये वैल्यू उतना ही होगा, तो ये नो की ये भी हो गया। अगर इस पे निकालना होता तो ये इसे रिपेल कर रहा होता, ये इसे रिपेल कर रहा होता। क्लियर यहाँ पे अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये रिजल्टिंग कुछ इस तरीके से आता। क्या दो ये तीनों फोर्सेस सेम हो जाते। सेम क्वेश्चन है बेटा, किसी भी कॉर्नर पे बिल्कुल सेम नेचर आ रहा है एफ नेट, और उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, ये बात आ गया। अगर आपसे बोला जाए कि तीनों फोर्स, तीनों जो चार्जेज हैं पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, तो भाई सिस्टम तो रेस्ट पे है। ठीक रो, क्या ये चार्ज उड़ गया हवा में, क्या इधर को खिसक गया, कहीं भी नहीं खिसका, ये तो अपनी जगह पे फिक्स है। इसका मतलब नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए इसके ऊपर, और इसको देख के भी आप बता सकते हो। समझ में आ गया। इस पूरे सिस्टम को अगर एक पॉइंट मान ली जाए, आपको पता है कि वेक्टर जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलो इन सबको एक काम करेंगे, नेट फोर्स सिस्टम पे निकालना हो तो पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मान लेता हूं मैं। इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये रहा एफ नेट। इसको ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया डायरेक्शन इस तरफ एफ नेट, ये हो गया इस डायरेक्शन में एफ नेट। ध्यान से देखो कि अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस ले लूं ऐसे, तो देखो ये एंगल कितना है 30, तो ये एंगल 30 हो गया, ये एंगल 30 हो गया। इसका कॉम्पोनेंट देखो तो एफ नेट कॉस 30, और नीचे की तरफ एफ नेट साइन 30। क्लियर, इसका कॉम्पोनेंट इस तरफ एफ नेट कॉस 30, नीचे की तरफ एफ नेट साइन 30, तो ये डबल हो गया, ये दोनों साइन 30 हाफ हो गया, ये कैंसिल होकर सिर्फ एफ नेट रह गया। तो देखो जितना फोर्स नीचे उतना ऊपर, ये गायब हो गए, जितना राइट साइड उतना लेफ्ट साइड, ये भी गायब हो गए। तो सम ऑफ ऑल द फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। ठीक, सिस्टम पे 0 है, लेकिन हर चार्ज पे इतने इतने फोर्सेज लग रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर, ऐसा ही क्वेश्चन क्या कर देगा, ऐसे ही सिस्टम देगा, एक सेंट्रॉइड पे बिठा देगा। ठीक, तो वो भी आपको आता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत डिफिकल्ट सा चीज है जो आपको ये समझ नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा आपको। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। चलो आप इसको करके रखना कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 3 इक्वल चार्जेज तीनों कॉर्नर्स पे रखे गए हैं। यहाँ पे सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रख दिया हमने कैपिटल क्यू, तो बताओ कितना नेट फोर्स होगा। सेम लॉ होगा बेटा, क्योंकि तुम देख पा रहे हो, मान लो कि सेंट्रॉइड है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, उसको ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा पोजीशन है जिसकी पोजीशन इन तीनों से सेम डिस्टेंस पे है ना, तो तीनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम होगी। देखो कि यही कंफिगरेशन है, इसको उल्टा करके तो यही तो आ रहा है। फिर इसी तरीके से सॉल्व करोगे वो भी आ जाएगा इसके, इसलिए आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से करेंगे। समझ में आ गया बेटा, क्लियर, लिख लो, इसको नोट कर लो। और देखो, मान लो कि क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि दो सस्पेंशन पॉइंट है, मतलब दो सस्पेंशन पॉइंट नहीं है, एक ही सस्पेंशन पॉइंट है जिससे दो छोटे छोटे चार्जेस जिनका मास m गिवन है, इस स्ट्रिंग की लेंथ l गिवन है, ऐसा कुछ ये रखे गए हैं। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्विच्ड ऑफ, ग्रेविटेशनल फोर्स को आप इग्नोर करें। क्लियर, तो दोनों स्ट्रिंग की लेंथ l है, दोनों का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेम है। अब इसको किया गया कि दोनों को सिमिलर चार्ज, दोनों को पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया Q। ठीक, इसके कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा आ गया, ऐसा कुछ। ठीक, इनके बीच का जो ये एंगल है, ये जो एंगल है ये थीटा है। क्लियर, ऐसे यहाँ पे आकर रेस्ट पे आ गई है। क्लियर, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। तो आपसे पूछा गया है कि आखिर इनके बीच का चार्ज कितना है। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा कि कितना चार्ज इसको दिया गया ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया हमारे सामने, ये एंगल गिवन है थीटा, तो ये लेंथ एल हो गया। तो सोचो क्यों जरा, अगर ये लेंथ एल है तो इनके बीच का ये सेपरेशन कितना है, ध्यान से देखो। अगर इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम आएगा। थोड़ा सा डायग्राम में इधर उधर हो गया है, मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। ठीक, ये भी एंगल ताकि सब कुछ सिमिलर दिखे। क्लियर, तो ये लेंथ है, देखो ये एल है, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एल साइन ऑफ थीटा हो जाता, तो ये पूरा लेंथ 2l साइन ऑफ थीटा हो जाता, ये तो एंगल गिवन था। तो सोचो जरा, इनमें से किसी एक को कंसीडर करो। क्लियर, तो इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा होगा, अर्थ अप्लाई कर रही होगी mg, जिस वायर से कनेक्टेड है वो वायर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, कौन सा फोर्स, टेंशन।
और ये इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में बेटा, फोर्स एफ, ऐसा कुछ होगा ना बेटा, समझ में आ गया। अब और सोचो, अब सवाल ये है कि ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाले जितने फोर्सेज हैं उनका वेक्टोरियल सम जीरो है। तो भाई सम जीरो कैसे होता है जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं? तो एक काम करते हैं, इस पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करके कहूँ, एक्स और वाई एक्सिस बना लिया हमने, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो क्या ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये भी हो जाएगा, ठीक। अब जरा फोर्स, अच्छा इस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू के, इन दोनों पे चार्जेस कितना है, क्यू क्यू, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 12 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया जाएगा। क्लियर, इतना फोर्स लग रहा है, ठीक। अच्छा आप देखो, एक्स और वाई में ये टी नहीं है, तो टी के दो कंपोनेंट्स हम ब्रेक कर सकते हैं, टी कॉस थीटा और इस तरफ टी साइन ऑफ थीटा। जैसे ही ये काम आपने किया, आप क्या बोलोगे कि जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, तो तुरंत इक्वेशन लिखोगे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ये पहला इक्वेशन हो गया। क्लियर, जितना फोर्स राइट साइड उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दो इक्वेशन को यूज करके आप कोई सा भी जो भी चीज है वो फाइंड कर, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपने ये दो रिलेशन लिख दिया है तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे नीट और जेई में पूछे जाएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, सिर्फ सारा गेम इस दो इक्वेशन का है। मान लो कि अगर तुमसे होता क्या कि ये चार्जेस दे के और ये वाली लेंथ दे और फिर एंगल पूछ लेते, तो क्या हो जाता है, ये बताओ, ये वाली एल हटा के वो और बोलते कि ये वाली डिस्टेंस पता है आपको, एंगल निकाल, तो दोनों को डिवाइड कर देते, एंगल आ जाता। इस केस में भी एंगल गिवन है, अब इस बार चार्ज पूछ दिया उसने, तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करके देखो, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, tan ऑफ थीटा, इधर आ जाएगा ना साइन बाई कॉस, tan इज इक्वल टू एफ कितना था, कि क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी। आपसे तो क्यू पूछा गया था, तो क्यू कितना आ गया, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी मल्टीप्लाइड बाई टैन ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई के अंडर ऑफ रूट। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही आपसे पूछा गया था, ठीक। अब इसी में क्या करेगा, क्यू दे देगा और एंगल पूछ देगा, ठीक। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी। अगर मान लो कि टेंशन फोर्स पूछ दिया जाता तो क्या करते, बता दो, सोचो सोचो, क्योंकि ये तो आ गया हमारा, टेंशन कैसे निकालते हैं, अब एफ की वैल्यू को आपने निकाल ली। अच्छा, हालांकि इस केस में कोई एंगल गिवन है तो टेंशन को यहीं से निकल जाएगा, कि इज इक्वल टू एमजे डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अगर मान लो कि एंगल गिवन नहीं हो, क्या ये वाली डिस्टेंस गिवन होगी, तो हम इसको स्क्वायर करके ऐड कर देते, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता, तो की स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर ऑफ रूट। क्लियर, मतलब एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। आपको बस यही करना है, किसी भी एंगल पे जाके आपको ये जो टेंशन फोर्स है उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लेना है एंड उसको फाइनली इक्वेशन में लिख देना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो कुलम्स लॉ पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन हमने किया है, आगे जो कमिंग क्लास होगी, ठीक, उस क्लास में भी और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, ताकि कुलम्स लॉ आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो इतनी बात तो आज की क्लास में आपको समझ आ गई होगी, आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, ओके, टेक केयर, बाय बाय।